वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज पाकिस्तान वापस पहुंच गए। सुलेमान शहबाज सऊदी एयरलाइन की परवाज SB726 से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। सुलेमान शहबाज 13 दिसंबर को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। सुलेमान शहबाज ने पाकिस्तान पहुंचने पर अपने खिलाफ कायम मुकदमात में मुमकिना गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल करने के लिए रुजू किया था। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने खबरदार करते हुए कहा कि शहर से तमाम एडवर्टाइजर बिलबोर्ड हटा ले वरना अगले हफ्ते से कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान के हमरा अलादीन पार्क का दौरा किया। इस मौका पर उनका कहना था कि यहाँ खूबसूरत पार्क बनेगा जिसे हम जिना पार्क का नाम देंगे। अब कराची में रात और दिन तरक्याती काम नजर आएंगे। बलोचिस्तान के जिला हब और जिला लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। जिला हब 1 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और 3 म्यूनसिपल कम्युनिटियों की दुरखेजी, बिंदर, गुडानी और जिला कौंसल हब पर मुश्तमिल है। जिला में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,35,620 है। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान वोटिंग के लिए हब में 126 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। वजारत सेहत ने सैलाब से मुतासरा पोलियो वर्कर्स में 25 करोड़ रुपए तकसीम करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि सैलाब में नुकसानात के बावजूद वर्कर्स ने इमदादी सरगर्मियां जारी रखी। सैलाब की तबाहकारियों से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में आज से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक के सिलसिले में रैलियां निकालने का फैसला कर लिया। कराची के तमाम हलकों से रैलियां निकाली जाएंगी। PTI के ज़ेरे तमाम रैलियों में कराची तंजीम, साबिक अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली शिरकत करेंगे। इस सिलसिला में शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। NIH की जानिब से जारी करदा इदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,634 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 30 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.45% रिकॉर्ड की गई। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 21 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। घोट की बाईपास पर चौधरी इजाज पंप के नजदीक ट्राली और बारातियों से भरी वैन में तसादुम के बाइस 3 अफराद जाँ बहक जबकि 20 शदीद जख्मी हो गए। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। रेस्क्यू ज़राए ने बताया कि वैन में सवार बारात सक्कर से ढलकी जा रही थी कि नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे गन्ने की ट्रालियों के रश के बाइस हादसा पेश आ गया। जख्मियों ने उनको मुतलका अस्पताल घोटकी और इंडस अस्पताल मुंतकिल। मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन के पहले सेशन में इंग्लैंड की टीम 275 रन बनाकर आउट हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 355 रन का हक मिला। इंग्लैंड की जानिब से हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स ने 5 विकेट 202 रन से तीसरे दिन के खेल का आगाज किया। खेल शुरू होने से कुछ देर बाद पाकिस्तान ने इंग्लिश बैटर्स की विकेटें लेना शुरू कर दी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के आखिरी क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने 2 जारहाना गोल करके इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। मैच पर पूरी तरह हावी रहने के बाद फ्रांस ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अल्बैद स्टेडियम में खेले गए इवेंट के आखिरी क्वार्टर फाइनल में साबिक चैंपियन फ्रांस ने इंग्लैंड की टीम पर प्रेशर बढ़ाए रखा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज पाकिस्तान वापस पहुंच गए।
सुलेमान शहबाज सऊदी एयरलाइन की परवाज SV726 से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। सुलेमान शहबाज 13 दिसंबर को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। सुलेमान शहबाज ने पाकिस्तान पहुंचने पर अपने खिलाफ कायम मुकदमात में मुमकिना गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल करने के लिए रजू किया था, जिस पर अदालत ने FIA को हिदायत की थी कि उन्हें पाकिस्तान आमद पर गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने सुलेमान शहबाज को अदालत के सामने 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दे रखा है। आपको एक बार फिर इस खबर से आगाह करेंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज पाकिस्तान वापस पहुंच गए। सुलेमान शहबाज सऊदी एयरलाइंस की परवाज SV726 से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। सुलेमान शहबाज 13 दिसंबर को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। सुलेमान शहबाज ने पाकिस्तान पहुंचने पर अपने खिलाफ कायम मुकदमात में मुमकिना गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल करने के लिए रुजू किया था, जिस पर अदालत ने FIA को हिदायत की थी इन्हें पाकिस्तान आमद पर गिरफ्तार न किया जाए। अदालत ने सुलेमान शहबाज को अदालत के सामने 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दे रखा है। बलोचिस्तान के जिला हब और जिला लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। जिला हब 1 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और 3 म्यूनिसिपल कमेटियों दुरेजी, विंदर गुडानी और जिला कौंसल हब पर मुश्तमिल है। जिला में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,35,620 है। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान वोटिंग के लिए हब में 126 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जिला हब के 138 वार्ड में से 30 वार्ड से उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके, जबकि 2 उम्मीदवारों के वफात के बाइस 2 वार्ड्स पर इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। अब यहाँ 106 वार्ड्स में इंतखाबात होंगे। जिला हब में 32 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हिसास और 63 हसास करार दिए गए हैं। दूसरी जानिब लसबेला 1 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ओथल, 5 म्यूनिसिपल कमेटियों बेला, ओथल, कनराज, लाखड़ा, लियारी और जिला कौंसल लसबेला पर मुश्तमिल है। जिला में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,36,703 है। लसबेला के 146 वार्ड में 27 वार्ड से उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। लसबेला में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए 119 वार्ड में वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान वोट डालने के लिए लसबेला में 130 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि बलोचिस्तान के जिला हब और जिला लसबेला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी। जिला हब 1 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और 3 म्यूनिसिपल कमेटियों दुरेजी, विंदर गुडानी और जिला कौंसल हब पर मुश्तमिल है। जिला में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,35,620 है। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान वोटिंग के लिए हब में 126 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। जिला हब के 138 वार्ड में से 30 वार्ड से उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके, जबकि 2 उम्मीदवारों की वफात के बाइस 2 वार्ड्स पर इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। अब यहाँ 106 वार्ड्स में इंतखाबात होंगे। जिला हब में 32 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हिसास और 63 हिसास करार दिए गए हैं। दूसरी जानिब जिला लसबेला 1 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ओथल, 5 म्यूनिसिपल कमेटियों बेला, ओथल, कनराज, लाखड़ा, लियारी और जिला कौंसल लसबेला पर मुश्तमिल है। जिला में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,36,703 है। लसबेला के 146 वार्ड में 27 वार्ड से उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। लसबेला में आज होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए 119 वार्ड में वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान वोट डालने के लिए लसबेला में 130 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में आज से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के सिलसिले से रैलियां निकालने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक कराची के तमाम हलकों से रैलियां निकाली जाएंगी। PTI के ज़ेरे तमाम रैलियों में कराची तंजीम, साबिक अरकान, कौमी और सूबाई असम्बली शिरकत करेंगे। इस सिलसिला में शेड्यूल जारी कर दिया। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से निकालने वाली रैलियों में बल्दियाती इलेक्शन के नामजद उम्मीदवार और कारकुन भी तहरीक का हिस्सा होंगे। आपको एक बार फिर आगाह करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची में आज से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक का सिलसिले में रैलियां निकालने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक कराची के तमाम हलकों से रैलियां निकाली जाएंगी। PTI के ज़ेरे तमाम रैलियों में कराची तंजीम, साबिक अरकान, कौमी और सूबाई असम्बली शिरकत करेंगे। इस सिलसिला में शेड्यूल जारी कर दिया गया। सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से निकालने वाली रैलियों में बल्दियाती इलेक्शन के नामजद उम्मीदवार और कारकुनान भी तहरीक का हिस्सा होंगे।
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी वर्कर्स को मुतहर्रिक करने का फैसला करते हुए मुल्क गिर वर्कर्स कन्वेंशन का सिलसिला शुरू कर दिया। इस सिलसिला में सदर मुस्लिम लीग नून ने 11 से 17 दिसंबर तक वर्कर कन्वेंशन के इनेकाद का शेड्यूल जारी करते हुए सूबाई ओहदेदारों को हदायत जारी कर दी। आज रावलपिंडी, सियालकोट, शेरगढ़, मलदान में मुस्लिम लीग नून के वर्कर कन्वेंशन होंगे। 13 दिसंबर को इस्लामाबाद, 14 दिसंबर को लाहौर में वर्कर कन्वेंशन होगा। जारी शेड्यूल के मुताबिक 15 दिसंबर को शेखुपुरा, 16 दिसंबर को कसूर में वर्कर कन्वेंशन होगा। 17 दिसंबर को फैसलाबाद में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद भी किया जाएगा। आपको एक बार फिर आगाह करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पार्टी वर्कर को मुतहर्रिक करने का फैसला करते हुए मुल्क गिर वर्कर कन्वेंशन का सिलसिला शुरू कर दिया। इस सिलसिले में सदर मुस्लिम लीग नून ने 11 से 17 दिसंबर तक वर्कर कन्वेंशन के इनेकाद का शेड्यूल जारी करते हुए सूबाई ओहदेदारों को हदायत जारी कर दी। आज रावलपिंडी, सियालकोट, शेरगढ़, मलदान में मुस्लिम लीग नून के वर्कर कन्वेंशन होंगे। 13 दिसंबर को इस्लामाबाद, 14 दिसंबर को लाहौर में वर्कर कन्वेंशन होगा। जारी शेड्यूल के मुताबिक 15 दिसंबर को शेखुपुरा, 16 दिसंबर को कसूर में वर्कर कन्वेंशन होगा। 17 दिसंबर को फैसलाबाद में वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। अगर चाहते हैं इलेक्शन साफ और शफाफ हो तो बेहतर कानून साजी करना होगी। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ, जब तक मेरी सांस तसल्ली ना हो जाए किसी को डीसेट नहीं कर सकता। जिन पर इस्तीफों के लिए दबाव है उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए। तमाम सियासी जमातों और मुकातिब फिक्र से अपील है, बड़े मकसद के लिए इकट्ठे हों। पार्लियामान जितनी मजबूत होगी उतना ही मुल्क मजबूत होगा, अवाम के मसाइल हल होंगे। मजीद कहा कि अगर मैं भी असम्बली में नहीं आऊंगा तो किस फोरम पर हम इकट्ठे होंगे। आपको एक बार फिर अब बताएं कि अगर आपको आगाह करें कि स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि अगर चाहते हैं इलेक्शन साफ शफाफ हो तो बेहतर कानून साजी करना होगी। स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ ने कहा कि जब तक मेरी तसल्ली ना हो जाए किसी को डी सीट नहीं कर सकता। जिन पर इस्तीफों के लिए दबाव है उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए। तमाम सियासी जमातों और मुकातिब फिक्र से अपील है कि बड़े मकसद के लिए इकट्ठे हों। पार्लियामान जितनी मजबूत होगी उतना ही मुल्क मजबूत होगा, अवाम के मसाइल हल होंगे। मजीद कहा कि अगर मैं भी असम्बली में नहीं आऊंगा तो किस फॉर्म पर हम इकट्ठे होंगे। पर टेलीविजन के जरिए, मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, सोशल बुक के ऊपर उन्होंने ये लगाया कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं और अपनी मर्जी से दिए हैं। उनके इस्तीफे तो मैंने कबूल कर लिए, लेकिन कानून मुझे ये कहता है कि अगर कोई मेंबर मेरे सामने भी आकर वो कहता है कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इतला ये है कि इस पर दबाव है और इसको मजबूर किया जा रहा है कि मेरे सामने आकर ये बयान दे, तो मैं उसका इस्तीफा कबूल नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ तो मामला के कुछ और हैं। अभी तक लॉजेस में वो बैठे हुए हैं, अभी तक वो लॉजेस हवाले नहीं कर रहे, वहां पर वो रह रहे हैं और उसके अलावा बाकी जो सेक्रेटेरिएट की मुराद है वो भी वो ले रहे हैं और फिर वो पैगाम भी भेजते हैं कि आप मेहरबानी करके स्पीकर साहब हमारा इस्तीफा कबूल न करें। तो ऐसे हालात में मुझे बहुत सोचना पड़ता है और जब तक मेरी तसल्ली ना हो जाए मैं किसी मेंबर को भी डी सीट नहीं करना, बल्कि मैं तो उनसे अब ये तवक्को करना चाह रहा हूँ कि वो आए पार्लियामान में बैठें और अपना, उनके पास अपने अपने हलकों का मैंडेट है, वो अपना वहां पर जो नुमाइंदगी का हक है वो अदा करें, वो कंट्रीब्यूट करें। अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हो तो उसी सूरत में होगा कि हम बेहतर कानून साजी करेंगे, हम उसके लिए बेहतर इकदाम उठाएंगे, हम मिलजुल कर अपनी जिस पे तमाम लोग मुतफिक हों ऐसा एक लाया अमल बनाएंगे। लेकिन अगर मैं भी असेंबली में मैं नहीं आऊंगा तो फिर मैं किस फोरम पे हम इकट्ठे होंगे। तो इसीलिए ये जो डिवाइड होती है अपोजिशन और गवर्नमेंट की, ये एक मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन हल है तमाम मामलात का। जिस तरह हुकूमत जरूरी है इस तरह अपोजिशन भी जरूरी है। देखें जी, ये एक बड़ी पुरानी बहस है इस मुल्क में। अगर आपको याद होगा कि 88 की दहाई, 88 के बाद बहुत सारी 2-3 असेंबलीज ऐसी थी जिन्होंने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। कोई 20 महीने रहे, कोई 2.5 साल रहे, कोई 3.25 साल रहे। तो जो आईनी हक था 5 साल पूरे करने का।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मराकश की टीम को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद दी है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि पहली बार एक अरब अफ्रीकी मुस्लिम मुल्क की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। अपने ट्वीट में उन्होंने मराकश की टीम के लिए सेमीफाइनल और आगे कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वाज़ेह रहे कि फीफा वर्ल्ड कप के मेगा इवेंट में गुज़िश्ता रोज क्वार्टर फाइनल में मराकश की टीम ने पुर्तगाल को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। दूसरे क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया की टीम ने ब्राजील को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में रसाई पाई थी। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने मराकश की टीम को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद दी है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम जारी में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि पहली बार एक अरब अफ्रीकी मुस्लिम मुल्क की टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। अपने ट्वीट में उन्होंने मराकश की टीम के लिए सेमीफाइनल और आगे कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वाज़ेह रहे कि फीफा वर्ल्ड कप के मेगा इवेंट में गुज़िश्ता रोज क्वार्टर फाइनल में मराकश की टीम ने पुर्तगाल को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। दूसरे क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया की टीम ब्राजील को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई थी। वजारत सेहत ने सैलाब से मुतासरा पोलियो वर्कर्स में 25 करोड़ रुपए तकसीम करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि सैलाब में नुकसानात के बावजूद वर्कर्स ने इमदादी सरगर्मियां जारी रखी। सैलाब की तबाही से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। पोलियो वर्कर्स को सैलाब के दौरान काफी नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी की जद में था। अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक तकरीबन 12,500 पोलियो वर्कर्स सैलाब से मुतासरा हुए। आजमाइश की इस घड़ी में हम अपने वर्कर्स को अकेला नहीं छोड़ सकते। पोलियो वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर सेहत ने कहा कि इन पोलियो वर्कर्स की अक्सरियत सिंध और बलोचिस्तान में है। इनमें से मुतादिद वर्कर्स के घर या तो सैलाब में बह गए थे या जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। इस मौका पर कोऑर्डिनेटर पोलियो शहजाद बेग ने बताया कि सैलाब से मुतासरा वर्कर्स की शनाख्त और फहरिस्त मुरतब करना मुश्किल काम था। हमारा 3,50,000 से ज्यादा फ्रंट लाइन अमला है। आपको एक बार फिर इस खबर से आगाह करें कि वजारत सेहत ने सैलाब से मुतासरा पोलियो वर्कर्स में 25 करोड़ रुपए तकसीम करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि सैलाब में नुकसानात के बावजूद वर्कर्स ने इमदादी सरगर्मियां जारी रखी। सैलाब की तबाही से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। पोलियो वर्कर्स को सैलाब के दौरान काफी नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी की जद में था। अब्दुल कादिर पटेल का मजीद कहना था कि पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक तकरीबन 12,500 पोलियो वर्कर्स सैलाब से मुतासिर हुए। आजमाइश की इस घड़ी में हम अपने वर्कर्स को अकेला नहीं छोड़ सकते। पोलियो वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा मुआवजे को यकीनी बनाया। वजीर सेहत ने कहा कि इन पोलियो वर्कर्स की अक्सरियत सिंध और बलोचिस्तान में है। इनमें से मुतादिद वर्कर्स के घर या तो सैलाब में बह गए थे या जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। इस मौका पर कोऑर्डिनेटर पोलियो शहजाद बेग ने बताया कि सैलाब से मुतासरा वर्कर्स की शनाख्त और फहरिस्त मुरतब करना मुश्किल काम था। हमारा 3,50,000 से ज्यादा फ्रंट लाइन अमला है। अब आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे कि कराची में फायरिंग से 3 सगे भाई जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि फायरिंग का वाकया न्यू कराची गबोल टाउन के करीब पेश आया है, जिसमें 3 भाई जिंदगी से हाथ धो बैठे। पुलिस का कहना है कि जाय वकुआ से 9mm के 14 और 30 बोर के 12 होल मिले हैं। इब्तदाई तहकीकात में वाकया ज़ाती दुश्मनी का मालूम होता है। पुलिस का कहना है कि तीनों भाई चौकीदार हैं। 6 से 7 मुल्जिमान ने फायरिंग की, जिससे वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए। आपको इस अफसोसनाक खबर से एक बार फिर आगाह करेंगे कि कराची में फायरिंग से 3 सगे भाई जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि फायरिंग का वाकया न्यू कराची गबोल टाउन के करीब पेश आया, जिसमें 3 भाई जिंदगी से हाथ धो बैठे। पुलिस का कहना है कि वकुआ से 9mm के 14 और 30 बोर के 12 होल मिले हैं। इब्तदाई तहकीकात में वाकया ज़ाती दुश्मनी का मालूम होता है। पुलिस का कहना है कि तीनों भाई चौकीदार हैं। 6 से 7 मुल्जिमान ने फायरिंग की, जिससे वो मौका पर ही जाँ बहक हो गए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने खबरदार करते हुए कहा है कि शहर से तमाम एडवर्टाइजर बिलबोर्ड्स हटा लें, वरना
अगले हफ्ते से कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान के हमरा अलाउद्दीन पार्क का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि यहाँ खूबसूरत पार्क बनेगा जिसे हम जिनाह पार्क का नाम देंगे। अब कराची में रात और दिन तरक्याती काम नजर आएंगे। आपको एक बार फिर आगाह करें कि गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने खबरदार करते हुए कहा कि शहर से तमाम एडवर्टाइजर बिलबोर्ड्स हटा लें वरना अगले हफ्ते से कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान के हमरा अलाउद्दीन पार्क का दौरा किया। इस मौका पर उनका कहना था कि यहाँ खूबसूरत पार्क बनेगा जिसे हम जिनाह पार्क का नाम देंगे। अब कराची में रात और दिन तरक्याती काम नजर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि एक माह के दौरान मौसर हिकमत अमली से गंदम की मद में 55 अरब रुपए बचाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए गंदम का इजलास हुआ जिसमें गंदम की रिलीज पॉलिसी, कोटे के इजरा, मौजूदा ज़खायर और ज़रूरियात का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान सेक्रेटरी खुराक और डायरेक्टर फूड ने गंदम के ज़खायर और ज़रूरियात से आगाह किया। नून लीग पंजाब में इलेक्शन या परवेज इलाही को वज़ीर आला मानने को भी तैयार। ज़राए इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मालियाती नज़्मो ज़ब्त के निफाज से मज़ीद 2 अरब की बचत भी की गई। रावलपिंडी समेत बड़े शहरों में गंदम का कोटा बढ़ाने का फैसला किया है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पंजाब ज़राई सूबा है, गंदम की पैदावार में खुद कफील होने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। काश्तकारों को गंदम की ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज के इस्तेमाल की आगाही दी जाए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा कि अवाम को आटे की फराहमी में तातुल नहीं आना चाहिए। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि एक माह के दौरान मौसर हिकमत अमली से गंदम की मद में 55 अरब रुपए बचाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए गंदम का इजलास हुआ जिसमें गंदम की रिलीज पॉलिसी, कोटे के इजरा, मौजूदा ज़खायर और ज़रूरियात का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान सेक्रेटरी खुराक और डायरेक्टर फूड ने गंदम के ज़खायर और ज़रूरियात से आगाह किया। नून लीग पंजाब में इलेक्शन या परवेज इलाही को वज़ीर आला मानने को भी तैयार। ज़राए इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मालियाती नज़्मो ज़ब्त के निफाज से मज़ीद 2 अरब की बचत भी की गई। रावलपिंडी समेत बड़े शहरों में गंदम का कोटा बढ़ाने का फैसला किया है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पंजाब ज़राई सूबा है, गंदम की पैदावार में खुद कफील होने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। काश्तकारों को गंदम की ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज के इस्तेमाल की आगाही दी जाए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा कि अवाम को आटे की फराहमी में तातुल नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते अब आपको बताएं कि इंसदाद मंशियात फोर्स ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां करते हुए मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान NF कराची के मुताबिक कराची कुरंगी रोड पर वाक़या निजी कोरियर ऑफिस में लंदन के लिए बुक किए गए पार्सल से आइस बरामद की गई। बरामद शुदा आइस पर्दों में छुपाई गई थी। पार्सल का मजमूई वजन 23 किलो 400 ग्राम है। दूसरी कार्रवाई में ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल से खवातीन के कपड़ों में छुपाई गई आइस बरामद की गई। पार्सल का मजमूई वजन 3 किलो 400 ग्राम है। मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। इधर रावलपिंडी ओल्ड एयरपोर्ट शाहीन चौक के करीब 2 मुल्ज़िमान से 4 किलो आइस बरामद की गई। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर पर शारजा जाने वाले मुल्ज़िमान से 7 चर्स भरे कैप्सूल बरामद किए गए। मुल्ज़िम ने चर्स भरे कैप्सूल्स पेट के साथ बांधे हुए थे। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि इंसदाद मंशियात फोर्स ने मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयां करते हुए मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। तर्जुमान NF कराची के मुताबिक कराची कुरंगी रोड पर वाक़े निजी कोरियर ऑफिस में लंदन के लिए बुक किए गए पार्सल से आइस बरामद की गई। बरामद शुदा आइस पर्दों में छुपाई गई थी। पार्सल का मजमूई वजन 23 किलो 400 ग्राम है। दूसरी कार्रवाई में ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने वाले पार्सल से खवातीन के कपड़ों में छुपाई गई आइस बरामद की गई। पार्सल का मजमूई वजन 3 किलो 400 ग्राम है। मुल्ज़िमान के खिलाफ इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए गए। इधर रावलपिंडी ओल्ड एयरपोर्ट शाहीन चौक के करीब 2 मुल्ज़िमान से 4 किलो आइस बरामद की गई। बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पेशावर पर शारजा जाने वाले मुल्ज़िम से 7 चर्स भरे कैप्सूल बरामद किए गए। मुल्ज़िम ने चर्स भरे कैप्सूल पेट के साथ बांधे हुए थे। घोटकी बाईपास पर चौधरी एजाज पंप के नजदीक ट्रॉलर और बारातियों से भरी वैन में तसादुम के बाइस 3 अफराद जाँ बहक जबकि 20 शदीद जख्मी हो गए। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। रेस्क्यू सराय ने बताया कि वैन में सवार बारात सक्कर से ढरकी जा रही थी कि नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे गन्ने की ट्रालियों के रश के बाइस हादसा पेश आ गया। जख्मियों को मुतलका हस्पताल घोटकी और इंडस हस्पताल मुंतकिल किया गया।
اطلاعات کے مطابق حادثے کے شدید زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد رحیم یار خان اور سکھر کے ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ براتیوں کا تعلق اوڑ برادری سے بتایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب احمد پور شرکیہ ڈیرہ نواب صاحب روڈ پر 2 موٹر سائیکلیں آمنے سامنے ٹکرا گئی۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق دوسرا زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت 55 سالہ غلام حسین کے نام سے ہوئی۔ NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,634 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 30 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں کیے گئے مثبت کرونا ٹیسٹ کی شرح 0.45% رہی ہے۔ مزید برآں اس دوران کرونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا، جبکہ 21 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ آل شریف کے مفرور خاندان کی واپسی کا وقت ہو گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ اب ان کو ضمانتیں بھی ملیں گی اور نیب کیسز بھی ختم ہوں گے۔ ہم ان سے پاکستان کا لوٹا ہوا مال ہر صورت واپس دلائیں گے۔ آج میاں اکرم عثمان صاحب کی زیر قیادت PP 158 سے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی نکالی جائے گی۔ عوام کی جانب سے احتجاجی مہم میں بھرپور شرکت جاری ہے۔ اس وقت عوام عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ پاکستانی عوام کو انصاف دے۔ ظلم و جبر حد سے بڑھ رہا ہے۔ مسرت جمشید چیمہ نے مزید کہا کہ پاکستان کی معیشت بھی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ چیئرمین عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اعلان دسمبر میں ہی ہوگا۔ ہم کسی صورت عوام کو اس امپورٹڈ ٹولے کی نااہلی کی سزا نہیں بھگتنے دیں گے۔ آپ کو اس خبر سے ایک بار پھر آگاہ کریں کہ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب مسرت جمشید چیمہ نے کہا ہے کہ آل شریف کے مفرور خاندان کی واپسی کا وقت ہو گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ اب ان کو ضمانتیں بھی ملیں گی اور نیب کیسز بھی ختم ہوں گے۔ ہم ان سے پاکستان کا لوٹا ہوا مال ہر صورت واپس دلائیں گے۔ آج میاں اکرم عثمان صاحب کی زیر قیادت PP 158 سے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی نکالی جائے گی۔ عوام کی جانب سے احتجاجی مہم میں بھرپور شرکت جاری ہے۔ اس وقت عوام عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ پاکستانی عوام کو انصاف دے۔ ظلم و جبر حد سے بڑھ رہا ہے۔ مسرت جمشید چیمہ نے مزید کہا کہ پاکستان کی معیشت بھی دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ چیئرمین عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اعلان دسمبر میں ہی ہوگا۔ ہم کسی صورت عوام کو اس امپورٹڈ ٹولے کی نااہلی کی سزا نہیں بھگتنے دیں گے۔ ہارون آباد میں ٹریفک کا نظام درم برم، آئے روز ٹریفک حادثات ہونا معمول بن گئے۔ کم عمر اور ڈرائیونگ سے ناواقف بچے موٹر سائیکل اور چنچی رکشے چلا کر موت کا کھیل کھیلنے میں مصروف۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ارشد علی غوری سے۔ جی ارشد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ہارون آباد شہر اور گردنواں میں ٹریفک پولیس اہلکاروں کی کارکردگی انتہائی افسوسناک ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار صرف دیہڑی لگاؤ پروگرام کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ آئے روز کم عمر بچوں اور بنا لائسنس ڈرائیونگ کرنے والے حضرات کے باعث حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں کی موجودگی میں جگہ جگہ رکشہ سٹینڈز کی بھرمار ہے۔ شہر کی مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کا جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ اوورلوڈ گاڑیوں کو روکنے کے بجائے انہیں دیہڑی لگا کر جانے دیا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، آئیے مزید ان سے جانتے ہیں ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ جی ہارون آباد شہر میں ٹریفک کا انتظام انتہائی ناقص ہے اور بھاول اگر روڈ پہ ٹریفک اہلکار پولیس والے جو کہ مال بناؤ پروگرام پہ عمل پیرا ہیں، اور شہر میں ہارون آباد رکشہ ڈرائیور حضرات جو بچے ہیں وہ رکشہ چلاتے نظر آ رہے ہیں، جن کے پاس لائسنس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور بڑے لوگ ہیں ان کے پاس بھی لائسنس نہیں ہے، لہٰذا ایکسیڈنٹ کا سبب بنتے ہیں۔ ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے اس کا فی الفور نوٹس لیا جائے اور ایماندار فرض شناس آفیسر تعینات کیے جائیں۔ جی جیسا کہ آپ نے شہری کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہارون آباد میں ٹریفک پولیس کے اہلکاروں کو صرف اور صرف مال بناؤ پالیسی سے دلچسپی ہے، جبکہ DSP ٹریفک پولیس ندیم بٹ سے ہارون آباد۔ ارشد علی غوری، نمائندہ کوہ نور نیوز، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
दीपालपुर का रुख करते हैं, जहां अशियाए ज़रूरिया के साथ साथ अंडों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां शहजाद वटू से। जी शहजाद, बताइएगा। जी महंगाई महंगाई महंगाई, इस महंगाई ने आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो अजीरन बना के रख दी है। जहाँ पर एशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमानी से बातें कर रही हैं, वहीं पर जो अंडों की कीमत है वो भी आसमानों से बातें कर रही हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। जी सर, मुझे ये बताइएगा कि दीपालपुर में जो अंडों की कीमत है ये दर्जन जो है ना 285 रुपये तक पहुँच चुकी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। बच्चों को सुबह नाश्ते में अंडा एक देना पड़ता है, तो एक अंडे की प्राइस जो है वो 25 रुपये तक हो चुकी है। और इस महंगाई को दिन ब दिन कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। इसकी पॉलिसी जो है उनको दिखने वाला नहीं है। प्राइस को मेंटेन किया जाए। दिन ब दिन आम हालत जो ज़िंदगी है आम लोगों की, वो तो महंगाई चक्की पिस चुके हैं। जराइम में इजाफा होगा, लोग ज़िंदगी और मौत में लगे हुए हैं, और हुकूमत कहाँ लगी हुई है। तो हमारी हुकूमत से पुरजोर अपील है कि महंगाई कंट्रोल करें, प्राइस लिस्ट को रोज़ाना देखा जाए, इसको मॉनिटर किया जाए। जी इसी तरह तमाम जो दीपालपुर के शहरी हैं वो सरापा एहतजाज दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि हर घर की जो ज़रूरत अंडा है, ये इसकी जो कीमतें हैं ये आसमानों से बातें कर रही हैं। और ख़ास तौर पर मैं अपने नाज़रीन को अपडेट करता चलूँ कि जो गली मोहल्लों में अंडे सेल हो रहे हैं, ये उबला जो अंडा है ये 35 से 40 रुपये तक पहुँच चुका है, और जो कच्चा अंडा है इसकी जो कीमत है वो 25 रुपये तक जा पहुँची है। और इन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया कि शहजाद, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मौसम सरमा के शुरू होते ही फार्मी और देसी अंडों की कीमतों को पर लग गए। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को तो पहले ही आसमान से बातें कर रही थी, अंडों की कीमतों में भी इजाफे से शहरी शदीद परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी फैसल, लगा कीजिएगा। बिल्कुल ऐसा है, अंडों की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के मारे शहरी सर पकड़कर बैठ गए हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में सस्ती प्रोटीन और वाटमन शहरियों की पहुंच से दूर हो चुकी है। सर्दी के मौसम में अंडों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन बढ़ती हुई कीमतों ने मजदूरदार तबके को परेशान कर दिया है। अंडे की कीमत 270 रुपए फी दर्जन से 290 रुपए फी दर्जन फरोख्त की जा रही है, और देसी अंडों की कीमतें 290 रुपए से 350 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गई हैं। शहरियों के मुताबिक हुकूमती नुमाइंदे रिलीफ फराहम करने के लिए जो दावे कर रहे थे वो अब दावे बिल्कुल खोखले साबित हो रहे हैं। अंडा फरोख्त करने वाले दुकानदारों का कहना है कि फीड महंगे होने की वजह से हर रोज अंडे की कीमत में कम से कम 100 रुपए से 150 रुपए तक इजाफा हो रहा है। अंडे महंगे दामों खरीद कर सस्ते दामों फरोख्त करना दुकानदारों के लिए एक चैलेंज बन गया है। हुकूमतें, शहरियों का कहना है हुकूमतें वक्त से मुतालबा करते हैं कि अंडों की कीमतों को कम करवाया जाए ताकि इससे सस्ती प्रोटीन और फैसल, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि थाना सिटी सादिकाबाद पुलिस के डीपीओ रहीम यार खान की ज़ेरे क़यादत और एएस सर्कल सादिकाबाद की निगरानी में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। इश्तहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके भारी मिकदार में माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सुहेल नदीम से। जी सुहेल, तफसीलन बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐसा तो थाना सिटी सादिकाबाद की कामयाब कार्रवाई, जिसमें दर्जनों मोटरसाइकिल, एक हाईएस और लाखों रुपए की जो है वो रिकवरी करवाई गई है। इस वक्त मेरे साथ एसएचओ थाना सिटी असदुल्ला मसलोई मौजूद हैं। आइए मजीद इनसे जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीपीओ साहब रहीम यार खान और एएसपी साहब सादिकाबाद शाहजेब चाचड़ साहब ने मुझे टास्क दिया मोटरसाइकिल चोरी का। उनकी रहनुमाई में हमने एक टीम बनाई और हमने मेहनत की। अल्लाह ताला की मदद से 20 मोटरसाइकिल, एक हाईएस और 3.5 लाख रुपये नकद जो हमने बरामद किए हैं, आप लोगों की मौजूदगी में मुद्दईयान में तकसीम किए हैं। जी, इनका कहना है कि हमने 20 मोटरसाइकिल, एक हाईएस जो हमने वो रिकवर करवा दिया, और इंशाल्लाह हम जो है वो डीपीओ रहीम यार खान के हदायत के मुताबिक जो है वो मज़ीद कार्रवाइयाँ भी जारी करते रहेंगे। जी, खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज वतन वापस पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट ने उनको हिफाजती जमानत दे रखी है। वो नैब के मुतादिद मुकदमात में मतलूब हैं और अदालत ने उन्हें मफरूर करार दे रखा है।
तफसीलात बता रहे हैं। टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान। जी मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा। हेलो जी मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा आप। मुस्तफ़ा, आपको हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान से हमारा राब्ता मुनक़ते हो गया है। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज वतन वापस पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट ने उनको हिफाजती ज़मानत दे रखी है। वो नैब के मुतादिद मुकदमात में मतलूब हैं और अदालत ने उन्हें मफरूर करार दे रखा है। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज वतन वापस पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट ने उनको हिफाजती ज़मानत दे रखी है। वो नैब के मुतादिद मुकदमात में मतलूब हैं और अदालत ने उन्हें मफरूर करार दे रखा है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज वतन वापस पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट ने उनको हिफाजती ज़मानत दे रखी है। वो नैब के मुतादिद मुकदमात में मतलूब हैं और अदालत ने उन्हें मफरूर करार दे रखा है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान। जी मुस्तफ़ा, अपडेट कीजिएगा। जी मुस्तफ़ा, आगाह कीजिएगा। आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान से हमारा राब्ता मुनक़ते है। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज वतन वापस पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट ने उनको हिफाजती ज़मानत दे रखी है। वो नैब के मुतादिद मुकदमात में मतलूब हैं और अदालत ने उन्हें मफरूर करार दे रखा है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज वतन वापस पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट ने उनको हिफाजती ज़मानत दे रखी है। वो नैब के मुतादिद मुकदमात में मतलूब हैं और अदालत ने उन्हें मफरूर करार दे रखा है। आपको एक बार फिर आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज निजी एयरलाइन के जरिए वतन वापस पहुंच गए। हाई कोर्ट ने उनको हिफाजती ज़मानत दे रखी है। वो नैब के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब हैं और अदालत ने उन्हें मफरूर करार दे रखा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान। जी मुस्तफ़ा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हुए आप वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज वतन वापस पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट ने उन्हें हिफाजती ज़मानत दे रखी है। वो नैब के मुतादिद मुकदमात में मतलूब हैं और अदालत ने उन्हें मफरूर करार दे रखा है। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज वतन वापस पहुंच गए हैं। हाई कोर्ट ने उनको हिफाजती ज़मानत दे रखी है। वो नैब के मुतादिद मुकदमात में मतलूब हैं और अदालत ने उन्हें मफरूर करार दे रखा है। नौकरी पेशा अफराद के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मलही का अहसन इक़दाम। शहर के 2 बड़े लाइसेंसिंग सेंटर अरफा करीम और DHA छुट्टी के बावजूद भी खुले रहेंगे। आपको बताएं कि नौकरी पेशा अफराद के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मलही का अहसन इक़दाम। शहर के 2 बड़े लाइसेंसिंग सेंटर्स अरफा करीम और DHA छुट्टी के बावजूद भी खुले रहेंगे। आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि नौकरी पेशा अफराद के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मलही का ऐसा इक़दाम। शहर के 2 बड़े लाइसेंसिंग सेंटर्स अरफा करीम और DHA छुट्टी के बावजूद भी खुले रहेंगे। आपको आगाह करें कि नौकरी पेशा अफराद के लिए खुशखबरी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मलही का अहसन इक़दाम। शहर के 2 बड़े लाइसेंसिंग सेंटर्स अरफा करीम और DHA आज छुट्टी के बावजूद भी खुले रहेंगे। आपको बताएं कि नौकरी पेशा अफराद के लिए चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मलही का ऐसा इक़दाम। शहर के 2 बड़े लाइसेंसिंग सेंटर्स अरफा करीम और DHA आज छुट्टी के बावजूद भी खुले रहेंगे। नौकरी पेशा अफराद के लिए एक खुशखबरी है कि चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मलही ने अहसन इक़दाम उठा लिया। शहर के 2 बड़े लाइसेंसिंग सेंटर्स अरफा करीम और DHA छुट्टी के बावजूद भी खुले रहेंगे। इस हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। जी आसिम, आगाह कीजिएगा।
آپ کو بتائیں کہ نوکری پیشہ افراد کے لیے چیف ٹریفک آفیسر ڈاکٹر اسد ملہی کا احسن اقدام. شہر کے 2 بڑے لائسنسنگ سینٹرز عرفہ کریم اور ڈی ایچ اے آج چھٹی کے باوجود بھی کھلے رہیں گے. آپ کو بتائیں کہ نوکری پیشہ افراد کے لیے چیف ٹریفک آفیسر ڈاکٹر اسد ملہی کا احسن اقدام. شہر کے 2 بڑے لائسنسنگ سینٹرز عرفہ کریم اور ڈی ایچ اے آج چھٹی کے باوجود بھی کھلے رہیں گے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے نمائندے محمد عاصم راجہ. جی عاصم، آگاہ کیجیے گا. یہاں پر ایک وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ لاہور لاری اڈا کے علاقے میں دوست کے ہاتھوں قتل ہونے والے دوست کی ڈیڈ باڈی مردہ خانہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی. چند 2 سالگرہ منانے موٹر سائیکل پر نکلے تھے کہ گولی چلنے سے حسنین کے ہاتھوں عبد الرحیم کا قتل ہو گیا. آپ کو اس افسوسناک خبر سے ایک بار پھر آگاہ کریں گے کہ لاہور لاری اڈا کے علاقے میں دوست کے ہاتھوں قتل ہونے والے دوست کی ڈیڈ باڈی مردہ خانہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی گئی. چند 2 سالگرہ منانے موٹر سائیکل پر نکلے تھے کہ گولی چلنے سے حسنین کے ہاتھوں عبد الرحیم کا قتل ہو گیا. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کے وفود کے ہمراہ ملاقات کرنے والوں میں سابق صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق، MNA بلال یاسین سمیت دیگر عہدیداران شامل تھے. ارکان پارلیمان نے گورنر پنجاب کو اپنے اپنے علاقوں کے مسائل سے آگاہ کیا. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کا ممبران پارلیمنٹ سے ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملکی استحکام کے لیے معاشی استحکام بہت ضروری ہے. ملک میں معاشی استحکام سیاسی استحکام سے وابستہ ہے. انتشار کی سیاست کرنے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. گورنر کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی قیادت میں معاشی مشکلات سے نکلنے کے لیے شبانہ روز کوششیں جاری رہیں گی. اراکین اسمبلی عوام سے رابطے مضبوط کریں اور عوامی خدمت کا سفر جاری رکھیں. وقت کے ارکان نے گورنر ہاؤس کے دروازے طلبہ، پارٹی ورکرز اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کھولنے کا اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون نے اپنے ادوار میں عوام کو موٹرویز، صحت اور تعلیم کی سہولتیں اور مستحکم معیشت دی. قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ کس پارٹی نے تبدیلی کے نام پر عوام کو بیوقوف بنایا اور کس پارٹی نے عوام کی خدمت کی. عوام کی خدمت کا سفر جاری رکھیں گے. اب بات کریں گے پاک انگلینڈ کی سیریز کی، جہاں ملتان ٹیسٹ کے تیسرے دن کے پہلے سیشن میں انگلینڈ کی ٹیم 275 رنز بنا کر آؤٹ ہوگی، جس کے بعد پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے 355 رنز کا ہدف ملا ہے. انگلینڈ کی جانب سے ہیری بروک اور بین سٹوکس نے 5 وکٹوں پر 202 رن سے تیسرے دن کا کھیل کے آغاز کیا. کھیل شروع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد پاکستان نے انگلش بیٹرز کی وکٹیں لینا شروع کر دی. انگلینڈ کے 256 کے سکور پر محمد نواز نے بین سٹوکس کو 41 رنز پر کیچ آؤٹ کرایا. فیفا ورلڈ کپ میں ایک اور بڑا اپسیٹ ہو گیا. مراکش نے پرتگال کو ہرا کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. قطر کے السمامہ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں مراکش اور پرتگال کے درمیان بڑا دلچسپ مقابلہ ہوا. پہلے ہاف کے ابتدا میں 42 منٹ میں دونوں ٹیمیں گول کرنے کو کوشش کرتی رہیں. اس کے بعد مراکش کے یوسف النصری نے پہلا گول کیا جو میچ کے اختتام تک برقرار رہا. مراکش فٹ بال ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے والا پہلا افریقی ملک بن گیا. تاریخی فتح ملنے ہی مراکش کے کھلاڑی سجدہ ریز ہو گئے. پرتگالی ٹیم رونالڈو کا سیمی فائنل تک رسائی کا خواب پورا نہ کر سکی. رونالڈو میچ ختم ہوتے ہی روتے ہوئے گراؤنڈ سے روانہ ہوئے. فیفا ورلڈ کپ 2022 کے آخری کوارٹر فائنل میں فرانس نے 2 جارحانہ گول کر کے انگلینڈ کو شکست دے دی. میچ پر پوری طرح حاوی رہنے کے بعد فرانس نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا.
अल्बैक स्टेडियम में खेले गए इवेंट के आखिरी क्वार्टर फाइनल में साबिक चैंपियन फ्रांस ने इंग्लैंड की टीम पर प्रेशर बढ़ाए रखा। फ्रांस को मैच के 70वें मिनट में ओरेलियन टशोएमनी ने गोल करके बरतरी दिलाई, जबकि मैच के दूसरे हाफ में ओलिवियर जिरोड ने 78वें मिनट में दूसरा गोल करके फ्रांस की फतह को यकीनी बनाया। इंग्लैंड की जानिब से वाहिद गोल कप्तान हैरी केन ने 54वें मिनट में पेनल्टी किक पर किया। मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी किक का एक और मौका मिला, लेकिन वो इस मौके से फायदा ना उठा सके। दूसरा गोल करने में नाकामी पर इंग्लैंड मुकाबले से बाहर हो गया। आगे बढ़ते अब आपको बताएं कि अदाकारी के मुगल आजम दिलीप कुमार की सालगिरह की आज सेंचुरी हो गई। हीरोज के हीरो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मुंबई में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सायरा बानो शोहर का फिल्मी पोस्टर देखकर जज्बात पर काबू ना रख सकी। दौरान तकरीब सायरा बानो ने अपने अंदाज में खुद भी शोहर को खिराज अकीदत पेश किया। इससे कबल अदाकार दिलीप कुमार की 100वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए दिलीप कुमार फिल्म फेस्टिवल का इनेकाद किया गया था। फिल्म फेस्टिवल के तहत दिलीप कुमार की सबसे ज्यादा शोहरत हासिल करने वाली फिल्म आन शिकनी और देवदास को एक बार फिर सिनेमा घरों में रिलीज किया जा रहा है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।